नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, निर्देशक। आज हमारे साथ खास मेहमान मुकेश कुमार चौधरी जी, फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ खास चर्चा। आपको बताएंगे किस प्रकार से 2024 में बिजनेस से रिलेटेड आपके टिप्स। नमस्कार सर। नमस्कार गहलोत जी। आ, जैसे आपने बोला 2023 सबके लिए अच्छा था इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से मेरा फर्म भी है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड आपका इंश्योरेंस कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो 2023 में मार्केट में सारी जगह रैली रही, हर जगह ग्रीन वो रहा। वेदर आप लार्ज के इंडेक्स देखेंगे, लार्ज के भी 18-20% प्लस है एक साल का, मिड कैप वगैरह 30-32% है, एंड स्मॉल कैप साइड में अगर अपन देखें करीबन 40% 50% का भी रैली है। तो मार्केट ओवरऑल इस साइड भी अच्छा रहा। दूसरी साइड अगर हम गवर्नमेंट साइड पे भी देखें तो वेदर वो जीएसटी का कलेक्शन और लेटेस्ट अभी जैसे दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन आया, 1.65 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। ये एक तरह से न्यू नॉर्मल हो गया है। करीबन हमारा 1.5 लाख के ऊपर जीएसटी पिछले 10 महीने से कंटिन्यूसली जीएसटी कलेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का भी। एंड बाकी जो हमारा एक करंट अकाउंट डेफिशिएट भी होता है वो भी देखें तो 1% के यूजुअली 2-2.5% के ऊपर रहता है, जो अभी 1% के अंदर है। तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कितने भी बाकी चीज़ें का एरिया हो, सब जगह पॉजिटिव साइड है। तो सर, जिस प्रकार से अभी 2024 है, अब इसमें जैसे कई युवा भी रहते हैं, कहीं निवेश करना है, या एसटीएफ जो अपना नया रूल है, इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं बहुत सारे। मैं ज़्यादा प्रेफर्ड करता हूँ लोगों को म्यूचुअल फंड से एंटर करें, एंड उसमें एसआईपी जो युवाओं के लिए जो नए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि एक तो एसआईपी में एक रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमाउंट कोई भी कर सकता है, 500 रुपये से लेकर कोई भी युवा या कोई भी नया व्यक्ति, पुराना व्यक्ति भी कर सकता है अगर जिनको ट्रस्ट नहीं है तो। लॉन्ग टर्म में जाके एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, इससे आपकी परचेजिंग होती है अलग अलग डे। एंड दूसरी चीज़, फंड मैनेजर क्या करता है इसके अंदर, पूरा पोर्टफोलियो बनाता है डिपेंडिंग ऑन जिस तरह का आपका म्यूचुअली इंटरेस्ट है या आपका रिस्क प्रोफाइलिंग है। या आपने लार्ज कैप सेलेक्ट किया तो लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बनाएगा, मिड कैप किया तो मिड कैप का बनाएगा। कुछ सडन रूल्स होते हैं कि कितना परसेंट लार्ज कैप रखना है, कितना परसेंट मिड कैप रखना है, कितना परसेंट स्मॉल कैप रखना है, कैटेगरी वाइज। तो वो पोर्टफोलियो बनाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां रहती हैं। उन कंपनी के अंदर की फिर बीच में रीअलाइनमेंट हो रहता रहता है, इसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। कि टाइम पीरियड वाइज कोई फंड कोई कंपनी अच्छा कर रही है, कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, तो जिसमें से नहीं कर रहा है उसमें से बड़ा किसी हटाना, जो अच्छा कर रहा है उसमें पैसा बढ़ाना। इस तरह का काम फंड मैनेजर का रहता है। तो वो बीच बीच में उसके बदलाव करता है। इस समय में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पुराना रिटर्न देख के जनरली लोग लगाते हैं। और अभी मैंने जिस तरह का फ्लो देखा है मार्केट में, वो लेके स्मॉल कैप को लेके ज़्यादा है। बट आप जहाँ पे भी फंड मैनेजर्स किसी को भी समझेंगे सुनेंगे आप लोग, तो उसके अंदर क्या सारे लोग यही कह रहे हैं कि इस समय स्मॉल कैप बहुत महंगा है। लॉन्ग टर्म एवरेज कहते हैं हम लोग रिटर्न के लिए, वहाँ 20-22-25% के लिए है, बढ़ा हुआ है ज़्यादा। एंड दूसरा मिड कैप वहीं 15 से 16-20% की 15-1% के आसपास है। लार्ज कैप यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता एवरेजन लग रहा है, सस्ता नहीं कहेंगे तो एवरेज है। तो इस समय जो पोर्टफोलियो देखा जाएगा वो लार्ज कैप ओरिएंटेड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग एडवाइस भी हमारे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप ओरिएंटेड फंड ज़्यादा करें और फोकस फंड, रादर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप स्मॉल कैप अगर किसी को 10 साल 7 साल के ऊपर का होराइजन है तो ठीक है, बहुत डिसेंट है यंग के लिए। सीनियर सिटीजन साइड में नहीं कहूँगा वो। सर, इसमें एक बिजनेस को लेकर एक युवाओं में मिटकॉइन करके कोई वो चलती है एक, जिसमें करेंसी, उसको लेकर काफ़ी लोग उत्साह है कि भाई ये लीजिए, इसमें आपका इतना ग्राफ बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो आपका इतना बढ़ेगा। क्या ऐसा है? लगता है कहीं न कहीं? देखो, एज पर गवर्नमेंट अभी ये लीगलाइज करेंसी नहीं है, ऑल दो हम भी एडवाइस नहीं करते। और बट आपने जो पूछा उसके लिए आंसर दूंगा। तो क्या होता है इस करेंसी का, अगर बिटकॉइन अगर देखेंगे, इसकी करेंसी लिमिटेड है और उस लिमिटेड करेंसी की डिमांड एकदम बड़ी थी और बहुत सारी जगह गलत एक्टिविटी में भी यूज़ हो रही थी। और इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। और बहुत सारे जो सेफ्टी कई जगह होनी चाहिए वो यहाँ पे मिसिंग है। और गवर्नमेंट ने भी इस पर भी कुछ बैन कर रखा है कि वो अपन लीगल नहीं है तो बैन है एक तरह से। टैक्सेशन अपनी जगह इसके डिफर हैं। तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा जिसको, जब तक गवर्नमेंट लीगलाइज नहीं करे उस जगह इन्वेस्टमेंट करने का।
तो इसमें भ्रमित होता है युवा, क्योंकि हर युवा हो, बड़ा व्यक्ति हो, उसके साथ दिक्कत क्या है, रिटर्न्स जहाँ अच्छे दिखें एकदम से कि बहुत मल्टी बैगर चाहता है एक दिन में, तो वहाँ पे बहुत सारा करेक्शन भी एक बार में जब बढ़ता है वो चलो बढ़ गया अच्छा, बट 60-60, 70, 80-80% भी इरोड हुआ है मनी एकदम से, वो लोग उस चीज़ों को नहीं शेयर करते। तो मेरी तरफ से तो एडवाइस कम है उस साइड में। शुरुआत में सर आपने देखा होगा करेंसी को लेकर, जैसे डिजिटल की दुनिया आई, आज डिजिटल में हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसको ही यूज़ कर रहा है, पर इसमें कहीं न कहीं फ्रॉड भी देखा जा रहा है। देखो सर, मैं एक सिंपल एक चीज़ कहना चाहूँगा गहलोत जी, फ्रॉड कहीं पे नहीं होता, फ्रॉड होने के पीछे हमारे भी कुछ प्रॉब्लम होती है। हमारे को सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से लेके हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए हम चीज़ें क्या कर रहे हैं। अगर आप रोड पे भी चल रहे हो, अगर अपनी स्पीड का ध्यान नहीं रखें, हम किसी चौराहे को क्रॉस कर रहे हैं, आस-पास आने वाले को ध्यान नहीं रखें, या हमारी गलत साइड हो, तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। सेम वे हम जब भी कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे मान लो गहलोत जी को भेजनी है, मैं आपका नाम देखूँगा, लोकेशन देखूँगा, कई बार फ़ोटो भी होगा, हालाँकि डुप्लीकेट आजकल हो जाता है बट ऑथेंटिकेट हो जाता है जब हमारे बीच में, तो हम उसको शेयर करते हैं। सेम डिजिटल वे में क्या होता है कि जब आपका कोई भी अकाउंट है और आज की तारीख में सेबी हो, आरबीआई हो, सबने इतने इनिशिएटिव चला रखे हैं, इतने सारे ऐड भी आते हैं अखबारों में कि कोई भी अननोन व्यक्ति को आप ओटीपी, पासवर्ड शेयर ना करें, फिर भी व्यक्ति शेयर कर देता है। प्रेज़ेंस ऑफ माइंड उस समय डिफ़र होता है। कई बार थोड़ा बहुत कोई लिंक आता है, कोई ना कोई अभी साइबर क्राइम जैसे के। अभी एक लिंक चल रहा है करोड़पति का, हाँ, काफ़ी लोगों के पास आ रहा है और काफ़ी लोग उसके साथ झांसे में भी आ रहे हैं। नहीं वही चक्कर है, वो करोड़पति हर कोई बनना चाहता है, बट उस करोड़पति बनने के लिए ना एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये शॉर्ट टर्म में कोई लिंक से नहीं बन सकता, बट रोडपति ज़रूर बन सकता है, मैं इतना सा कहूँगा आपको। तो उसके लिए ध्यान रखें थोड़ा-सा कि भई कोई भी लिंक विदाउट जानकारी के, विदाउट कोई किसी नोन के पूछे बिना ना करें। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई बैंक से रिलेटेड कहीं से आया है, तो मैं मानता हूँ, जैसे आप कह लीजिए आप भी कोटा से हैं, तो आपका अकाउंट दिल्ली, बॉम्बे में तो नहीं होगा, तो आपका लोकल ब्रांच वाले से भी कनेक्ट होगा, एक बार ज़रूर ब्रांच विज़िट कर लें और वहाँ पे पता कर लें कि भई क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये मेरे पास ऑथेंटिकेशन आया है, मैं आपको बताऊँगा। इतनी जल्दी तो होगी नहीं कि आप इमीडिएटली कर दें। मेरे पास कई बार क्वेरीज़ आई कि कई लोग कहते हैं कि आपका कोई इंश्योरेंस में भी ऐसा आता था कि आपका कोई पैसा इंश्योरेंस वाला ये ले जाएगा, आपका एजेंट पैसा खा रहा है, आप हमें जमा कर दो, फिर हम पैसा दे देंगे, आप उनको बताना मत। तो कभी वो जब आप उसको बोलते हो मैं बताऊँगा और मैं बात करता हूँ, मेरा नोन है, तो उस समय ही फ़ोन कट कर देता है वो। तो लेकिन कई लोग होते हैं उस समय उसको भ्रमित होके और उस समय पैसा दे देते हैं। सेम लिंक में अननोन लिंक पे क्लिक करके वो पैसा कट जाता है, ओटीपी शेयर कर देते हैं, फिर ज़िम्मेदारी देते हैं पुलिस वालों को। मैंने इतनी जगह देखा है, मेरे कुछ नॉन भी अच्छे साइबर क्राइम में फ्रेंड्स भी हैं, तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इमीडिएटली करते हैं। एक गवर्नमेंट ने शायद 1930 आई थिंक एक नंबर दे रखा है उसके लिए, एग्ज़ैक्ट नंबर सर पर चल। कई बार ये होता है ना, उस नंबर पर भी अगर लगाते हैं, तो फ़ोन नहीं लगता, अगर लगता है तो वो सही से जवाब नहीं देते। घूम फिर के व्यक्ति ये वहीं परेशान होता है। ये साइबर क्राइम का वो प्रॉपर नंबर है आई थिंक, एक नंबर आप मैं शेयर भी कर दूँगा जिसको आप फ्रॉड कर देना। तो उसके अंदर आप प्रॉपर कंप्लेन करोगे टाइम बाई, तो कई बार वो पैसा रुक भी जाता है आज की तारीख में। क्योंकि आप देखोगे ये पैसा भी फर्जी अकाउंटों में जाता है, फिर फर्जी अकाउंट से कहीं और ट्रांसफ़र होके यूज़ होता है। तो ये दर्शकों को नहीं पता हमारे, और जो बारीकी रहती है उसको कहीं न कहीं जो सरकारें हैं वो नहीं बनती हैं, अ, अलग बन के वो चीज़ें जो होती हैं वो सब गायब हो जाती हैं बाद में, पर आगे धरातल पर नहीं आ पाती। तो इसके लिए कहीं न कहीं सरकारें भी इनको आगे आना चाहिए। देखो सर, पैसा मेरा मानना है पैसा अपना है, तो कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी है। सरकार के भरोसे अपन सारी चीज़ छोड़ नहीं सकते। घर आप खुला छोड़ के नहीं जाते अपन। तिजोरी का पैसा खुला नहीं छोड़ के जाते। तो अपन अब अगर ऐसे खोल के छोड़ दें और फिर बोलें सरकार ज़िम्मेदार है, तो वो तो प्रोबेबिलिटी मैं मानता हूँ गलत है मेरे नज़रिए में। हो सकता है कुछ नज़रिए में सरकार को वहाँ पे काम करना चाहिए, जहाँ पर सिस्टम एंड सेफ्टी का प्रोसेस है बैंक साइड में डेटा लीकेज का, वहाँ वर्क करना चाहिए, वो मेरा मानना है। बाकी इस साइड में जो आपकी सावधानी करनी है उसकी ज़िम्मेदारी अपनी है, और सरकार हम लोगों ने ही बनाई है, और हम सरकार को के लिए हम भी उतने ही दायित्व रखते हैं कि जितना सरकार हमारे लिए उत्तर। बीच में सर एक चीज़ आई थी कि जिस तरह से आधार कार्ड बन रहे थे, हुँ, आधार कार्ड का जितना डाटा था वो कहीं न कहीं लीक हुआ था। हुँ, इस हुँ। इससे भी कहीं न कहीं लोगों को जो डॉक्यूमेंट थे और जो चीज़ें थी वो गायब हुई थी।
मैं मानता हूँ, एग्रीड हूँ इस बात पे। वही मैं कहना चाह रहा था, कुछ डेटा लीकेज पे सरकार को काम करना चाहिए। बट इंटरेस्टिंग चीज़, एक और चीज़ बताऊँ मैं अच्छी, आज आप किसी का सोशल मीडिया अकाउंट उठाओ फेसबुक पे, पूरी जानकारी आदमी ने वैसी रख रखी है। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये बोलो सरकार दे रही है, वो तो ठीक है, आधार वाली गलत बात है जो हुई है, वहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बट कुछ जगह हमारा भी दायित्व बनता है, हम सारी इन्फॉर्मेशन, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे क्या फैमिली मेंबर है, सारी जानकारी हम हर व्यक्ति को देते रहते हैं। जहाँ पे रेकी होके जिस तरह के फ्रॉड और कितने भी स्पैम होते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखोगे मिलेंगी। और आए दिन अभी सोशल पे इतने सारे हनी ट्रैपिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है? बिकॉज़ हम लोग बिना इन्फॉर्मेशन के चीज़ें कर रहे हैं। नहीं तो उसी सेम टाइम पे पुलिस अच्छे से काम करके पकड़ भी रही है उस जगह, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जा रही है। कई लोग तो अपनी प्रॉब्लम के कारण शेयर नहीं करते। मेरे पास एक रिसेंट में एक एग्ज़ाम्पल आया था। मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चर दे रहा था यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी पे। तो आफ्टर लेक्चर मैंने एक जैसे ही बोला मेरा फ्रेंड भी है ऐसे साइबर क्राइम में, तो उन्होंने पूरे स्कूल में नहीं बताया था, कॉलेज में। तो फिर बाद में आके उन्होंने मुझे शेयर किया विदिन उनके टीचर के सामने। तो मैंने कहा यार आप इसको कंप्लेन करो, रजिस्टर करो। अगर कोई भी इश्यू हो रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो रजिस्टर करो। बट हुआ क्यों? और आप भी थोड़ी सावधानी रखो, कोई भी अननोन बंदा है जिसका देखा ही नहीं है आपने, किसी कुछ भी देखा नहीं है, उसको आप कुछ भी अपने बारे में बता कैसे सकते हो? तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सावधानी हमें सबको ही रखनी पड़ेगी, तभी हमारा जैसे चीज़ें होंगी। आज देखो, आज अपने कोटा में भी अगर अपन एक बात करें, कोटा में जैसे टिपर लगा दिए, कचरा डालने की ज़िम्मेदारी तो अपनी है, सरकार तो भेज सकती है टाइम पे, आप नहीं डाल के बाहर करो, तो दिक्कत है। तो वो हमारे दोनों की इक्वली ज़िम्मेदारी है। अगर राज्य अच्छा होगा, अपना ज़िला अच्छा होगा, उसके पीछे हम लोग भी ज़िम्मेदार आदमी काम करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये जो चीज़ें थी आपने देखी सर ने जो हमें बताई। अब मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सर जो अभी नए निवेश जो हो रहे हैं, इसमें किस तरह से 2024 में अपने यहाँ बढ़त होती है हुई दिखेगी या नहीं दिख पाएगी? जो युवा है इसमें निवेश करना चाहते हैं वो आगे बढ़ चढ़ के करेंगे नहीं करेंगे? देखो, निवेश के पीछे सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव आता है, अगर मैं बात करूँ तो, कि निवेश करते वक़्त आपको देखना पड़ता है इन्फ्लेशन को कौन-सी एसेट क्लास बीट करेगी। तो आज की तारीख में गहलोत जी को कोई एसेट क्ला अगर एक एफडी का मैं डेटा देख रहा था, पिछले 1979 से एफडी का जो डेटा है, एवरेज एंड रिटर्न 7.70 है, ठीक है? वहीं पर अगर आप एफडी की जगह इन्फ्लेशन का डेटा उठाते हैं, 7.59 है और गोल्ड का रिटर्न है 9.98। एंड सेंसेक्स का रिटर्न सरप्राइजिंगली मैं देख रहा था, आज भी मैंने प्रेजेंटेशन सुबह सुबह एक जगह दे के आया, 15.76% के आसपास एवरेज रिटर्न है, 100 अंक से चालू होके। अभी अगर अपन टिल 28 जून की बात कर रहा हूँ, अभी की भी अपडेट नहीं कर रहा हूँ। अभी की अपडेट करूँगा तो रिटर्न बढ़ जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट अगर कहीं पे देखा जाए तो वहाँ पर रिटर्न पोस्ट टैक्स अच्छा रिटर्न इक्विटी साइड में अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका इक्विटी साइड में ही पूरा पैसा लग जाए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त व्यक्ति को पहले खुद का एक आकलन करना चाहिए कि भाई वो उसको रिटर्न क्या चाहिए, क्या रिस्क उस रिटर्न के लिए वो ले सकता है और क्या गोल है उसका। अगर लंबे समय का गोल है तो आप इक्विटी में जा सकते हो। एक इक्विटी का एक और एक एनालिसिस है, पिछले अगर कोई व्यक्ति 40 साल में या 45 साल, जो भी सेंसेक्स की हिस्ट्री 1979 से अपन कैलकुलेट करें तो 15 साल एवरेज मार्केट में कोई भी व्यक्ति रहा है, नेगेटिव रिटर्न नहीं रहा है आज तक। और सेंसेक्स का रिटर्न अपना 15.76 अपनी जगह बयां कर ही रहा है। तो लंबे समय में जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए युवा तो इससे युवा हो, बुजुर्ग हो, किसी व्यक्ति के लिए भी इक्विटी के अलावा कोई ऑप्शन कम है। बट इक्विटी अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग गाइड करते हैं हमारे फाइनेंशियल जगह, उसके अंदर हम लोग कहते हैं जैसे अगर आप अपने आप को एक रिस्क प्रोफाइलिंग मीटर बनाइए कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या अल्ट्रा एग्रेसिव है ऊपर की साइड। अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 80-90% इक्विटी भी जा सकते हैं, 10% डेट भी हो सकता है। एग्रेसिव है 75% इक्विटी, 25% डेट, और उसके अंदर गोल्ड भी आता है 5%, 25 के अंदर, मतलब 20 डेट कर लो, 5 गोल्ड कर लो। एंड जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिनको 7-8% टाइप का रिटर्न चाहिए, उनके लिए 25% इक्विटी और बाकी का 75% में 70% डेट, 5% गोल्ड। तो तीनों असेट क्लास को मैनेज रखना। एंड ओवर द टाइम पीरियड, जितना भी समय आपका, 1 साल के बाद अपन एक चीज़ें रिव्यू करें कि अपना असेट एलोकेशन एज इट इज़ सेम है या बढ़ गया है या घट गया है। बढ़ गया है तो उसको रीअलाइन करना, इक्विटी से रेशियो कम करना। घट गया है तो उस जगह हमारे को देखना कि किस क्लास से घटा है, तो दूसरी क्लास से उसको प्रॉफिट बुकिंग करके उधर लगाना। तो ऐसे लंबे समय की सोच लेके और एक गोल को लेके इन्वेस्ट करेंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति
अनसक्सेसफुल होगा फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो लंबे समय के लिए तो युवाओं के लिए तो इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड अभी के टाइम पे आप देखोगे सबसे अच्छी चीज़, एसआईपी का फ्लो लगभग 17,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो हर महीने वहाँ से पैसे जा रहा है। इक्विटी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, एनपीएस से पैसा आपका नाना करके आपका 10% और पूरा 100% पैसा जो उसके अंदर है, एक बाइफरकेशन दिया हुआ है कि आपका 75-25 जो भी आप रेशो सेट करते हैं ऑटो और एक्टिव मोड में, वो ऑटोमेटिकली आपका इक्विटी में आ रहा है। पीपीएफ का पैसा भी 10% का खोल दिया है आज की तारीख में, तो सब जगह से इक्विटी में फ्लो आ रहा है। और नो डाउट फिर इसके अलावा रिटर्न कहाँ बनेगा? तो लॉन्ग टर्म में तो बेस्ट है, और युवाओं भी इन्वेस्ट करेंगे, और वो युवाओं ने ही चेंज किया। आज आज की तारीख में अपने भारतीयों ने ही, अगर आप देखो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ने ही पूरा मार्केट को स्ट्रेंथ दे रखी है। नहीं तो एफआईएस का फ्लो इतना नहीं आया जितना कि हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है, जितनी कमेंट्रीज आसपास से आपको जितने बड़े फंड हाउस रिसर्च हाउस से मिलेगी, वहाँ के अंदर आपको रेट कट का एक प्रोबेबिलिटी है। कई लोग कम समझते हो कि जैसे फेड होता है, हमारे यहाँ पर जीसेक चलता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, उसका रेट जैसे 7.2 के 19 के आसपास चल रहा है प्रेसाइसली। यूएसए का पहले चल रहा था 5% है, तो डॉलर टर्म में 5% मिलना तो बहुत सारा पैसा बाहर निकल रहा था। अभी क्या हुआ है, डॉलर टर्म वहाँ पे रेट कट, मतलब वो एक तरह से रेट कम हुआ है, क्योंकि उसकी डिमांड एक तरह से एक्सपेक्टेड है कि अब रेट ऑफ कट आने वाला है। तो 3.88 के आसपास आ चुका है लगभग। तो अभी आप देखोगे लगभग पिछले महीने में दिसंबर के अंदर जो इक्विटी भी परफॉर्म किया है, लगभग 56,000 करोड़ की बाइंग है, जिसमें कि दोनों की बाइंग है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी है, दोनों का अपना इन्वेस्टमेंट आया है। मार्केट इसलिए वापस नई हाई पे आया है। और लंबे समय में जैसी रेट कट आएगा, तो अगर आज की तारीख में आप देखो किस देश में पैसा जाएगा, मॉर्गन स्टैनले के अंदर भी एक इमर्जिंग इंडेक्स होता है, उसके अंदर अगर अपन देखा जाए तो क्या होता है, हर कंट्री का वेटेज होता है कितना पैसा, जिसको देख के कई बार कई देश इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 15 साल में हमारा ऑलमोस्ट उससे बहुत अच्छे से बढ़ चुका है वहाँ पर रेशियो कंपैरेटिवली। एंड इस समय जब कोई भी देश इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा, तो आसपास की कंट्री, इमर्जिंग नेशन में, आप बाकी कंट्री हालत हम देख ही रहे हैं, किस तरह से वॉर चल रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो भारत उस जगह बहुत अच्छा पोजीशन रखता है, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क हुआ है। इसी कारण से जो मैंने शुरुआत में कहा था, करंट अकाउंट डेफिशिएट जो हमारा 1% के आसपास रेशियो रह रहा है, उसके पीछे लॉजिक ही यही है कि हम फ़ॉरेन जो डॉलर रोकने में सक्षम हो रहे हैं। हम नेट इम्पोर्टर बन रहे हैं, मोबाइल में आप देख रहे हो यूपीआई ट्रांजैक्शन, मैं जो प्रेजेंट करता हूँ कई जगह देखते हैं, और आप अवेलेबल भी है डेटा, कि हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन आज की तारीख में जो इसने पूरे सिस्टम पूरे विश्व में हमारी अपनी एक साख बना ली है, वहाँ पर हम 76% लगभग ट्रांजैक्शन उससे हो रहे हैं, जो कि यूएसए पॉपुलेशन के बराबर 33 करोड़ के ऊपर है, जो लास्ट टाइम देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से काम किया सरकारों ने, पिछले 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। एक रिपोर्ट अगर जनरली कोई चाहे तो देख भी सकता है उसको, अभी काफ़ी अच्छी रिदम देसाई की, जो मॉर्गन स्टैनले के हेड है, उनकी भी आई थी। तो पूरे ट्रांजेक्शन पे बात करिए, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ों पे हुआ है। तो जो फ्रेमवर्क हुआ है, और जिस हिसाब से हमारी अभी करंट में जीडीपी भी देखेंगे आपको 4 ट्रिलियन क्रॉस किया है, और 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। एंड मार्केट भी उसी को फॉलो करता है, अगर आप देखोगे जहाँ जीडीपी जाएगी उसी की तरह से मार्केट जाएगा जाता है। तो लॉन्ग टर्म में हम फॉलो कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन का हमारा गोल है, जो हम ऑलरेडी 26-27 के ऑब्जेक्टिव लेके चला है, तो वो पहुँच जाएगा मेरे हिसाब से। तो नो डाउट अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो इक्विटी में, तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्क में हैं। बट एक चीज़ हमेशा, दो चीज़ ज़रूर फॉलो करें, एक तो अपना रिस्क प्रोफाइल, दूसरा गोल, गोल को लेकर इन्वेस्टमेंट करें। एंड तीसरी चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, प्रोफेशनल आप एक एडवाइस लें आपके एडवाइज़र से। कई बार क्या होता है, कई बार खुद ड्राइव करने के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। हम, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है इसमें बिहेवियर फाइनेंस। हमें लगता है मार्केट अच्छा हुआ, कई लोगों को, इन्वेस्टर को मिलता हूँ, उन्होंने कुछ समय पहले इन्वेस्टमेंट किया, अच्छे रिटर्न दिखे, उस समय उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन आज वो उसको दोबारा बाइंग करने में प्रॉब्लम होती है, क्या ये अब बढ़ गया, बहुत रेट हो गई। बट अगर टिके रहते तो लंबे समय में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे यील्ड देता और अच्छे रिटर्न्स देता। बट वहाँ पे बिहेवियर आ जाता है, जब चीज़ें बढ़ जाती है तो घटने की दिक्कत रहती है, और घट जाती है तो रहती और घट जाएगी, तो उस समय बेचते हैं। तो हमारे इंडियन के साथ में ये बड़ी प्रॉब्लम है, जब मार्केट टूटता है। मैंने कोविड पीरियड में बहुतों को बोला होगा कि रुकिए रुकिए, तो कई लोग नहीं रुक पाए, जो किसी कारण से, जो रुक गए वो आज रिटर्न बहुत अच्छे हो गए। तो पिछले 20 साल 40 साल की हिस्ट्री में आप डिमोनेटाइजेशन, कोविड,
लीमेन ब्रदर, ब्रेक्सिट, इतने सारे हमारे इवेंट हो चुके हैं, हर्षद मेहता वगैरह जितने भी 20, 25, 30 साल में चले जाएँगे, उसके बाद में ही मार्केट बहुत अच्छा करता है, बिकॉज़ हमारा कंज़म्पशन अच्छा है और सारी चीज़ें हमारी इन प्लेस्ड है। तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट से अच्छा कोई चीज़ें नहीं है एज़ अ, बट मार्केट ही सब कुछ नहीं है, ये भी कहूँगा, बट रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग। अगर रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग आपको लगता है मुझे इक्विटी नहीं जाना, तो नो डाउट आपका अगर कोई ऑब्जेक्टिव 8% 6% से एफडी से हो रहा है तो पूरा करिए। बट अगर आपका गोल फाइनेंशियल प्लानिंग गोल बनाते हैं आप, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, अगर घर में कोई मैरिजेज है उसके लिए क्या खर्चा लगेगा, बच्चों को लेके आज से आज क्या खर्चा है, आने वाले टाइम में क्या खर्चा होगा, एंड मकान लेना है, आज क्या कॉस्ट का है, आने वाले टाइम में जब लेंगे तब क्या कॉस्ट होगी, एजुकेशन कॉस्टिंग क्या है, आज आने वाले टाइम में क्या होगा, एंड आपका सेम टाइम पे अगर आप एजुकेशन में सर ये जो चाइल्ड बच्चों की रहती है, इसमें किस तरह का एफडी वगैरह का प्रोसेसिंग रहता है बच्चों के देखो एफडी, एक तो एफडी तो नॉर्मल है बैंक के थ्रू, बैंक? तो उसके अंदर क्या होता है, आपने एक अमाउंट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा, आज की तारीख में बढ़ा हुआ है तो वो रहेगा, जब दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस समय के रेट के अकॉर्डिंग रहेगा, प्लस आपका टैक्स एडवांस में कट जाता है। वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा है, अगर एजुकेशन लंबे समय में है तो थ्रू एसआईपी आप एंटर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फंड लेना है, वो थोड़ा सा पर्सनल डिस्कशन का पॉइंट है। तो वहाँ पे अपन लंबे समय के लिए कितने कितने कितना अमाउंट अपन डालें, क्या अपन को एजुकेशन करानी है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस एजुकेशन में बच्चे को भेजना है। जैसे मान लो आपको किस मेडिकल आईआईटी मेडिकल में। है ना, तो मेडिकल आईआईटी में हम पहले तो मेडिकल आईआईटी में जाएगा तो किस तरह के कॉलेज हम प्रेफर कर रहे हैं, तो उस कॉलेज की खर्चा आज क्या है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम में खर्चा देखें तो लगभग मेरे अनुसार जो मैंने देखा है बहुत जगह, बहुत तो ज़्यादा बढ़ लगभग चुका 10% के आसपास का अप्रिसिएशन है। तो 10% के अप्रिसिएशन से हम लगा सकते हैं कि एक रूल ऑफ 72 हम लोग कहते हैं कि 72 को जितने इंटरेस्ट से डिवाइड करो, पता लगेगा कितने साल में खर्चा होगा, डबल होगा। तो अगर आज 72 डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो 7 साल 2 महीने में खर्चा डबल है। अगर मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, 16 साल में कोई एजुकेशन आनी है, तो लगभग 7 साल में डबल, तो 10 लाख खर्चा होगा आज, उस समय 20 लाख, 20 से फिर 40 लाख, तो 40 लाख के लिए हमें क्या सेविंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कैलकुलेशन एक निकालनी पड़ेगी कि कितना हमें पर मंथ सेव करना चाहिए और किस एसेट क्लास में। अब अगर मैं एफडी करनी है तो 7% की दर से मेरे को कहाँ पहुँचूंगा वो देखना पड़ेगा, अगर मैं 7 की जगह आने वाले टाइम में कम होगा तो वो देखना पड़ेगा पोस्ट टैक्स, क्योंकि एफडी में हम सिर्फ जो भी जिसको मिलता है रिटर्न वही बात करता है 7%, 30% टैक्स है तो टैक्स पहले कट जाएगा उसका, तो यानी कि इफेक्टिव टैक्स के बाद में 5% के नीचे आ रहा है, जो कि महंगाई दर से नीचे है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हम तो ये कहते हैं कि अगर ठीक है, अगर आपको उन चीज़ों को मैच करना पड़ेगा, महंगाई दर को बीट करे कोई भी रिटर्न है, नहीं तो पैसा नुकसान ही करेंगे अपन। और दूसरा इक्विटी में वही चीज़ है, लॉन्ग टर्म एवरेज जहाँ पे भी रिटर्न उठाएंगे, एक अच्छे जैसे फ्लेक्सी के फंड की एवरेज में पर देखें, अच्छे फंडों का रिटर्न 20% प्लस है, वर्स्ट फंड का रिटर्न भी 12 से 15% के बीच में है। वहीं मिड के फंडों के, अच्छे फंडों के रिटर्न पिछले 10-10 साल के रिटर्न करीबन वही 20%, 22-25% के आसपास आएंगे, एंड वहीं मिड के और 16-17% एवरेज फंड के। स्मॉल कैप फंड के देखते हैं तो करीबन अच्छे फंडों के रिटर्न करीबन 27-28% भी आ रहे हैं, और वर्स्ट फंडों के रिटर्न करीबन 15-16% भी आ रहे हैं। बट अगर लंबे समय टिकेंगे रखेंगे तो आपको वो चीज़ें ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे डिपेंड करेगा बच्चे की एजुकेशन पे कि अगर आपको गोल आपके एफडी से पूरा हो रहा है और आप उससे संतुष्ट हैं तो आप एफडी ही कराएं, और अगर आपको लगता है ये गोल नहीं पहुँच पाएंगे तो हमें फिर उस चीज़ों के अल्टरनेटिव जाने पड़ेंगे। मेरा एक सवाल है, तो जैसे अगर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं इसमें, तो मुझे प्रोसेस क्या रहता है इनमें? अच्छा, फर्दी जी, पहले आपने कभी कोई डीमेट कुछ भी करा है, कोई नहीं। भी इन्वेस्टमेंट पहले? ठीक है, एज ए न्यू इन्वेस्टर है तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है पहले केवाईसी बनती है, केवाईसी का एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी है जैसे पैन कार्ड एंड आधार कार्ड और फोटो, एंड कुछ डिटेल्स हैं फॉर्म में, नाम, पेरेंट्स का नाम आ जाता है, एंड कुछ आपके वर्क प्रोफाइल क्या है, एनुअल इनकम, जो केवाईसी, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। वंस वो केवाईसी बन जाता है उसके बाद में हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम जैसे अगर हमारी साइड में बोले, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, वैसे हम लोग करते हैं बीएससी में ऑनबोर्ड करते हैं, हमारा बीएससी के थ्रू हुआ है, और ऑनबोर्डिंग के लिए हमें वही सेम डॉक्यूमेंट प्लस बैंक अकाउंट डिटेल लग जाती है, उसके साथ में हम लोग फिर ऑनबोर्डिंग करके आपको लिंक बेसिस पे सारा चीज़ें ऑनलाइन करा देते हैं। नहीं तो दूसरा एक सिंपल वे भी रहता है, जैसे हम किसी और से भी कर रहे हैं तो या तो बैंक के थ्रू या कोई और एडवाइज़र के थ्रू या अपना ओन भी कर रहे हैं, तो आपका चेक के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो जो भी अमाउंट आप करें उसके लिए बस वही, जैसे मैं अभी पहले डिस्कशन में गहलोत जी से बात हो रही थी, तो
उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपना एक गोल निर्धारित करें, अपन सेव क्यों कर रहे हैं भाई, कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसके पीछे एक कारण होना चाहिए। कारण होगा तो वही कारण आपको रोकेगा भविष्य में बीच में विड्रॉ करने से। तो आप ठीक पहले है। तो एक कारण बनाएं, उस कारण के पीछे हम देखेंगे कितना सेव करना चाहिए। अगर आपकी पॉकेट वो अलाउ करेगी ठीक है, नहीं तो कम अलाउड करेगी तो पहले वो कम से करें। जैसे ही आपका पहले तो संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ें उतार चढ़ाव में अच्छी कर रही हैं, तो हम लोग फिर उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं आगे जाके। तो इसमें इनकम ऑफ सोर्स क्या होता है? इनकम ऑफ सोर्स क्या होता है, जैसे आपने जो भी पैसा दे रहे हो आप, अब उस पैसे के अंदर क्या होता है, फंड मैनेजर 50 से 60 कंपनी, डिपेंडिंग ऑन कंपनी का जो पोर्टफोलियो कौन सी तरह की स्कीम में लगाया है, जैसे फ्लेक्सी कैप में लगाया है, ठीक है। तो लगभग 40 से 50 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होता है। उन कंपनियों के अंदर 14-15 सेक्टर्स, जैसे अपन समझते हो बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल है में ना, होता है। और एफएमजीसी हो गया, मीडिया हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सीमेंट, जो भी कंपनियां लेंगे है ना, ऑटो सेक्टर्स हो गया, आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ऐसे 14-15 सेक्टर्स में पैसा लगता है। उस सेक्टर के अंदर कंपनियां रोटेट होती रहती है, कई कंपनियां रहेंगी उसके अंदर, उन कंपनियों के अंदर पैसा लगेगा। उन कंपनियों को फंड मैनेजर एनालाइज करता है ओवर द टाइम पीरियड, कई कंपनियां अच्छा करती है, कई कंपनियां बेकार करती है, जैसे हम बात कर रहे थे पहले। उन कंपनियों में से क्या हुआ, को जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही, फंड मैनेजर उसको हटा के हो सकता है उसी सेक्टर की कंपनी रखे, डिपेंड करता है कि वो सेक्टर अच्छा ठीक है। करेगा। अगर वो सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो क्या होता है, इसके पीछे एक एनालिसिस होता है जिसको कहते हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप बॉटम डाउन मतलब ऊपर से पहले इकोनॉमी क्या करेगी, इंडस्ट्री कौन सी है ना, एनालाइज हाँ करते हैं प्रॉपर। पूरा, है ना, ठीक है। इकोनॉमी को लेके, इंडस्ट्री को लेके, और कौन सी कंपनी अच्छी हम्म। करेगी। और ऐसे होता है कोई कंपनी अच्छा कर रही है, इंडस्ट्री कौन सा कर रही है, इकोनॉमी कौन सा कर रही है, क्या करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो फंड स्टॉक सिलेक्शन करते हैं कंपनी सेक्टर्स वाइज। हम्म। वो उनके फिर एक कुछ मानदंड होते हैं हर कंपनी, हर फंड मैनेजर के, कि क्यों कब कितनी लेनी, क्या नहीं लेनी, और कौन सा बेंचमार्क है। जैसे अगर लार्ज कैप फंड बात करें, 80% लार्ज कैप रहना है उसको, तो 80% लार्ज कैप के दायरे में से ही फंड लेने, स्टॉक रखना है उसको। 20% कुछ भी रख सकता है। मिड कैप के अंदर क्या होता है, 65% मिड कैप लेना है, तो 65% तो मिड कैप होगा डेडिकेटेडली, जो कि पहली, जैसे लार्ज कैप समझते हैं आप थोड़ा, हाँ। पहली 100 कंपनियां, और फिर 101 से लेके 250 तक की कंपनियां मिड कैप, और 250 से नीचे 500 कंपनी के अंदर मिड स्मॉल कैप आ जाता है। तो उसके अंदर उस दायरे में से परसेंटेज रेशियो में कंपनियां लेनी होगी, और फिर उस हिसाब से फंड काम तो करता है। मतलब वहां से जो प्रॉफिट होता है वो उससे ही आपका, आप जो बाकी जो हाँ यूजर्स होते हैं उसमें डिवाइड हाँ, होता है। करेक्ट ठीक है। करेक्ट। जिस प्रकार से मुकेश जी ने आज आपको ये चीज़ें बताई हैं, पॉइंट्स बताया है, किस प्रकार से हमको निवेश भी करना है, किस प्रकार से एफडी का हमें प्रयोग करना है, किस तरह से हम शिक्षा के उसमें जा सकते हैं, जो पॉइंट्स बताएं आप इन पर ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, डिजिटल दुनिया जो आज तेज़ी से बढ़ रही है भारत के अंदर, उसको किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह से आपको चलाना है, किस तरह से चीज़ें देखनी है, वो आप लोगों को समझना होगा और उसको तरीके से काम करना होगा। आप हमारे साथ जुड़ के रहें और बिजनेस के टिप्स आप हमारे साथ मुकेश जी के साथ हमेशा राजस्थान चैनल पर देखते रहें।